एपिसोड की शुरुआत गिजेला और ऊथरेड से होता है। ये दोनों वेसेक्स की हरी भरी वादियों में घूम रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। ऊथरेड गिजेला से बेओन और उसके भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। गिजेला को ये भविष्यवाणी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि मैं रानी तो बनना चाहती हूँ, लेकिन मर्सिया की नहीं बल्कि बेबनबर्ग की। तभी वहाँ एथलवर्ल्ड और उसके सारे लोग पहुँच जाते हैं और ऊथरेड और गिजेला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एथलवर्ल्ड ऊथरेड का मजाक बनाता है और उसे ताने मारता है कि तुमने अपने हरकतों से किंग अल्फ्रेड का भरोसा खो दिया है। गिजेला बीच में इंटरप्ट करती है और ऊथरेड को वहाँ से चलने के लिए कहती है। एथलवर्ल्ड गिजेला पर भी एक भद्दा कमेंट करता है और ये ऊथरेड के बर्दाश्त के बाहर होता है। वो एथलवर्ल्ड का गला पकड़ लेता है और उसकी नाक काट देने की धमकी देता है। एल्डहैम बीच बचाव करता है और गिजेला और ऊथरेड दोनों से ही माफ़ी मांगता है एथलवर्ल्ड की तरफ से। एथलवर्ल्ड ऊथरेड से नफरत करता है और उसे मार डालना चाहता है। एल्डहैम एथलवर्ल्ड की सेना में कमांडर होने के साथ साथ वो सलाहकार भी है। वो एथलवर्ल्ड को बताता है कि ऊथरेड से किंग अल्फ्रेड भी नफरत करते हैं क्योंकि वो एक डेन है और उसकी धार्मिकता के कारण, लेकिन वो डेन्स को मारता है, इसीलिए किंग अल्फ्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ और सोचना होगा। वो एथलवर्ल्ड को सलाह देता है कि अगर हम डेनलैंड में अशांति पैदा कर दें तो एक युद्ध होगा किंग अल्फ्रेड और डेन्स के बीच। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, यानी कि इस युद्ध में किंग अल्फ्रेड और ऊथरेड के मरने के चांसेस हो जाएंगे और उन दोनों के मर जाने से हम मर्सिया के साथ साथ वेसेक्स पर भी कब्जा कर सकते हैं। बेओका और थीरा की शादी हो रही है। उनकी शादी में दुल्हा दुल्हन के अलावा ऊथरेड और उसके साथी मौजूद हैं। राजा या वेसेक्स से और कोई भी नहीं आया है क्योंकि बेओका की दुल्हन एक डेन है। उन दोनों की शादी ऊथरेड करवा रहा है, लेकिन ऊथरेड को एक भी प्रार्थना नहीं आती है। तभी वहाँ हिल्ड पहुँचती है और हिल्ड शादी भी करवाती है और बेओका के लिए प्रार्थना भी करती है। बेओका और थीरा की शादी कंप्लीट हो जाती है। फिनन ऊथरेड के पास जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है कि हम बेओन की सच्चाई एथलवर्ल्ड को कब बताने वाले हैं, यानी कि मुर्दा का जिंदा होकर भविष्यवाणी करना, ये सब एक ट्रैप था और ये सब कुछ ऊथरेड को पता है। लेकिन ऊथरेड अभी एथलवर्ल्ड को कुछ भी नहीं बताना चाहता। एथलवर्ल्ड एक बार ये बात जान गया तो एरिक और सिग्रिड तक भी ये बात बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और वो लोग अलर्ट हो जाएंगे ऊथरेड को लेकर। अगले दिन वेसेक्स में एक रॉयल शादी है, यानी एथलफ्लाइट और एथलरेड की शादी। दूर दूर से काफ़ी लोग इस शादी को अटेंड करने आए हुए हैं। एथलफ्लाइट काफ़ी सुंदर लग रही है और इन दोनों की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाती है। ऊथरेड और उसके साथी एक स्थान पर बैठे हुए हैं और एथलवर्ल्ड अपनी उसी पुरानी घिसी पिटी बात, यानी कि मुर्दों की भविष्यवाणी वाली बात को लेकर ऊथरेड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ एक लड़का जो मॉन्क की वेशभूषा में है, घबराया हुआ सा ऊथरेड के पास आता है और उससे बात करना चाहता है। वो अपना नाम ऑसफर्थ बताता है। ऑसफर्थ बताता है कि लियोफ्रिज उसका मामा था। ये बात सुनते ही एथलवर्ल्ड उसे पहचान जाता है और कहता है कि ये किंग अल्फ्रेड का नाजायज़ बेटा है। ऑसफर्थ ऊथरेड से कहता है कि वो भी उसके दल में शामिल होना चाहता है, लेकिन फिनन उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वो एक छोटा बच्चा है और एक मॉन्क है। तभी वहाँ स्टियापा पहुँचता है। स्टियापा ऊथरेड से कहता है कि उसे किंग अल्फ्रेड अंदर बुला रहे हैं। किंग अल्फ्रेड के बुलावे पर ऊथरेड अंदर चला जाता है, जहां शाही शादी की शाही दावत चल रही थी। वहां लगभग सारे लोग मौजूद थे। किंग अल्फ्रेड, एथलरेड, लॉर्ड ओडा, बेओका, एल्सविथ, एथलरेड, एथलफ्लाइड, इन सभी के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ऊथरेड वहां पहुंचता है और ऊथरेड से यह प्रश्न पूछा जाता है कि वो डेनलैंड क्या करने गया था। ऊथरेड कहता है कि वो राजा के काम से ही वहां गया था। पूछने पर वो बताता है कि वहां जाकर उसे पता चला कि सिगफ्रिड और एरिक, इन दोनों भाइयों ने मिलकर लंदन शहर पर कब्जा कर लिया है। ये बात सभी के लिए शॉकिंग था, किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी। एल्डहैम ऊथरेड के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उसे जानना है कि ऊथरेड किस उद्देश्य से डेनलैंड गया था। ऊथरेड बताता है कि उसे डेनलैंड में निमंत्रित किया गया था। एरिक ने उसे अपनी सेना में शामिल होने के लिए कहा था और साथ ही मर्सिया राज्य भी ऑफर किया था, लेकिन ऊथरेड ने ये सब कुछ ठुकरा दिया है और वो अल्फ्रेड का साथ दे रहा है।
ऊथरेड ने सारी बात एल्फ्रेड से शेयर तो कर ली थी, लेकिन बेयोन और मुर्दा की भविष्यवाणी करने वाली बात उससे छुपा ली थी। वैसे इस बात का अब कोई पॉइंट भी नहीं बनता है, क्योंकि ऊथरेड को पहले से ही पता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किंग अल्फ्रेड काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ऊथरेड और एथेलरेड दोनों लोग एक साथ जाएंगे एरिक और सिगफ्रिड ब्रदर के पास नेगोशिएशंस करने के लिए। ऊथरेड हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। एथेलरेड का कहना है कि अगर ऊथरेड ने सिगफ्रिड और एरिक को पहले ही मार दिया होता तो आज इसका परिणाम हमें नहीं भुगतना होता। लेकिन किंग अल्फ्रेड और लॉर्ड ओडा उसकी बात से सहमत नहीं हैं। उन दोनों का मानना है कि किसी भी युद्ध या समझौते के अच्छे या बुरे परिणाम हमें झेलने ही होते हैं। इस पूरे बातचीत के दौरान एथेलफ्लाइड भी वहीं बैठी थी और एथेलफ्लाइड भी बातचीत में अपना योगदान दे रही थी। ये बात एथेलरेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एथेलफ्लाइड स्पेशली ऊथरेड की बहुत प्रशंसा कर रही थी। इस बात से एथेलरेड अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। एथेलफ्लाइड और एथेलरेड की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई है। आज उनकी सुहाग रात है। एथेलफ्लाइड जो कि अपनी शादी से काफ़ी खुश है और बहुत सारी मन में हसरतें लिए वो अपने पति का इंतज़ार कर रही है। लेकिन एथेलरेड जो कि कुंठित भावनाओं से ग्रसित है, वो एथेलफ्लाइड के पास आता है और बड़े ही साफ शब्दों में वो एथेलफ्लाइड से राजनीतिक मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। दरअसल खाने के टेबल पर जब एथेलफ्लाइड राजनीतिक मामलों में अपना ओपिनियन दे रही थी तो ये सब कुछ एथेलरेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एथेलफ्लाइड अपनी बातों में ऊथरेड की भी काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी और एथेलरेड ऊथरेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और इसी वजह से शायद वो इस तरह का गुस्सा एथेलफ्लाइड पे दिखा रहा था। एथेलफ्लाइड अपने पक्ष में कहती है कि उसके पिता किंग अल्फ्रेड हमेशा से उसे राजनीतिक मामलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते आए हैं, लेकिन उसकी बात काटते हुए एथेलरेड कहता है कि अब वो वेसेक्स की राजकुमारी नहीं बल्कि उसकी बीवी है, इसलिए उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। वो काफ़ी नाराज़ होता है, गुस्सा होता है और उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे वेसेक्स वापस भेज देगा और इसका क्या परिणाम होगा वो अच्छे से जानती है। उसके बाद वो उसके साथ काफ़ी ज्यादती करता है और ये सब कुछ एथेलफ्लाइड को बर्दाश्त करना पड़ता है। लॉर्ड ओडा को किंग अल्फ्रेड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो किंग अल्फ्रेड को समझाते हुए कहते हैं कि उन्हें ऊथरेड के प्रति अपने बर्ताव को सही करना चाहिए। ऊथरेड हमेशा से एक वफादार योद्धा रहा है और उसने अपनी लॉयल्टी साबित की है, लेकिन किंग अल्फ्रेड लॉर्ड ओडा की बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि वो इम्पॉर्टेंट है और वफादार है, इसीलिए उसकी बहुत सारी गलतियों को उन्होंने इग्नोर किया है। वैसे वो एक महत्वाकांक्षी योद्धा है, उसे अगर मौका मिले तो वो राजा को धोखा जरूर देगा। वो राजा के काम से डेनलैंड गया था, लेकिन उसने अपने मन से ये बात राजा को नहीं बताई, बल्कि राजा के पूछने से उसने ये बात बताई। इसका मतलब उसके मन में जरूर चोर है। एरिक को शक है कि ऊथरेड को उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है और यही कारण है कि वो अभी तक उनसे मिलने यहाँ नहीं आया है। एक्चुअली एरिक और सिगफ्रिड इन दोनों का प्लान था कि वो ऊथरेड को अपने जाल में फंसाकर अपने टीम में मिला लेंगे, जिससे वेसेक्स और मर्सिया पर उनकी जीत पक्की हो जाए। लेकिन सिगफ्रिड का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊथरेड हमारा साथ नहीं देता है और वो किंग अल्फ्रेड के साथ युद्ध में खड़ा रहता है तो हमें मौका मिलेगा उसका गला काटने का। एक्चुअली सिगफ्रिड को अपने कटे हुए हाथ का बदला ऊथरेड से लेना है। राजा का संधि प्रस्ताव लेकर ऊथरेड, उसके साथी एथेलरेड, एल्डहम, ये सारे लोग पहुंचते हैं लंदन शहर, जिसे हम आज प्रेजेंट टाइम में लंदन नाम से जानते हैं। यहाँ एरिक और उसके भाई सिगफ्रिड ने नदी पर कब्जा कर रखा है। ऊथरेड को लंदन शहर के बारे में काफ़ी कुछ पता है, यहाँ के गलियों से वो वाकिफ़ है। जब वो छोटा था तो अपने पिता अल रैगनर के साथ यहाँ काफ़ी समय बिताया था। ये बातें वो अपने साथियों को बताता है। एथेलरेड भी ये बात सुनता है और वो ऊथरेड को डेन होने का ताना मारता है। एरिक और सिगफ्रिड अपने मनोरंजन के लिए पादरियों को टॉर्चर कर रहे हैं। जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटका दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से वो पादरियों को क्रॉस पर लटका रहा है। फादर पियरलिग, जिसे किंग अल्फ्रेड ने अपना संदेश लेकर गुथरूम के पास भेजा था,
वो भी इन भाइयों द्वारा पकड़ा गया है और यहाँ बंदी बना लिया गया है। ये सारे लोग जैसे ही लंदन शहर के किले में प्रवेश करते हैं, वहाँ सामने ही क्रॉस पर लटके हुए पादरी को देखते हैं। ये देखकर उनके हाथ पैर कांप जाते हैं। सिगफ्रीड और एरिक ऊथरेड को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसे मर्सिया का किंग कहकर पुकारते हैं। एथेलरेड एरिक और सिगफ्रीड के सामने नेगोशिएशन की बात रखता है, लेकिन दोनों भाई नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऊथरेड की नज़र फादर पियरलिक पे पड़ती है, जिसे बंदी बनाकर रखा गया है। ऊथरेड कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सिगफ्रीड से कहता है कि क्रॉस पर पादरियों को लटकाकर मारने में कोई मनोरंजन नहीं है। अगर तुम्हें सच में मनोरंजन चाहिए तो तुम्हें पादरियों को लड़ने का मौका देना चाहिए। सिगफ्रीड का कहना है कि सारे पादरी बहुत कमज़ोर हैं और मेरे योद्धाओं के सामने नहीं टिकेंगे, इसमें भला क्या मनोरंजन। ऊथरेड कहता है कि तुम उन्हें लड़ने की वजह दो, उन्हें जीत के इनाम के तौर पर उनकी आज़ादी दो, इससे वो अपना जी जान लगा देंगे लड़ने के लिए। सिगफ्रीड को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। सिगफ्रीड अपने एक बलशाली योद्धा को बुलाता है और दूसरी तरफ से फादर पियरलिक को बुलाता है लड़ने के लिए। फादर पियरलिक पादरी होने से पहले एक योद्धा थे। इस बात की जानकारी सिगफ्रीड को नहीं है, लेकिन ऊथरेड ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए ऊथरेड ने ये सब कहानी रची। फादर पियरलिक बहुत आसानी से उस योद्धा को हरा देता है और बदले में सिगफ्रीड को उसको आज़ादी देनी पड़ती है। सिगफ्रीड फादर पियरलिक को ऑफ़र करता है कि वो उसकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन फादर पियरलिक का कहना है कि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है, वो सिर्फ गॉड को सर्व करता है। लंदन शहर से लौटकर तीनों लोग हाजिर होते हैं किंग अल्फ्रेड के सामने। ऊथरेड किंग अल्फ्रेड को बताता है कि वो दोनों भाई नेगोशिएशंस के लिए रेडी नहीं हैं। वो लोग नदी पर कब्जा करके आपके व्यापार को उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें नेगोशिएशंस की ज़रूरत नहीं है। किंग अल्फ्रेड के मन में ऊथरेड के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही है। किंग अल्फ्रेड को ऊथरेड के लॉयल्टी पे शक है। दुश्मन उसे मर्सिया का राजा बुलाता है। राजा को लग रहा है कि वो महत्वाकांक्षी हो रहा है और उसके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है। किंग अल्फ्रेड पूरा गुस्सा ऊथरेड पर निकाल देता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो अपने वचन से भी उसे मुक्त कर देता है। ऊथरेड समझाने की कोशिश करता है कि भले ही दुश्मन मुझे मर्सिया का राजा बुला रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन किंग अल्फ्रेड को ऊथरेड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऊथरेड वहाँ से चला जाता है। एल्डहेम और एथेलरेड ये दोनों मन ही मन काफ़ी खुश होते हैं। किंग अल्फ्रेड इन दोनों से कहते हैं कि ये लोग वापस मर्सिया जाएं और युद्ध की तैयारी करें। वो बहुत जल्द 1000 सैनिकों का वादा लिखित रूप में मर्सिया भिजवाएंगे। लॉर्ड ओडा किंग अल्फ्रेड के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी युद्ध का समय है और hमें अपने अच्छे योद्धाओं को अपने पास ही रखना चाहिए, और ओडा भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। ओडा के जाने के बाद राजा स्टियापा से पूछते हैं कि उसे ऊथरेड पर कितना विश्वास है, और स्टियापा का जवाब होता है अपनी जान से भी ज़्यादा। लॉर्ड ओडा ऊथरेड के साथ हैं और वो काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने हमेशा से किंग अल्फ्रेड को सर्व किया है, लेकिन अब उनकी कोई संतान नहीं है जो इस काम को आगे बढ़ाए। वो ऊथरेड को अपने संतान की तरह मानते हैं। वो ऊथरेड से वादा करने को कहते हैं कि अगर वो ना रहें तो वो राजा का साथ कभी नहीं छोड़ें। लेकिन ऊथरेड का कहना है कि मैंने हमेशा मुश्किल से मुश्किल समय में भी किंग अल्फ्रेड का साथ दिया है, लेकिन भला वो उस इंसान का साथ कैसे दे जो उस पर विश्वास ही नहीं करता है, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके धर्म को नहीं मानता है। मर्सिया में एल्डहम को किंग अल्फ्रेड का पत्र मिलता है जिसमें 1000 सैनिकों का वादा किया गया है। ये पत्र वो अपने सारे सैनिकों को दिखाता है और उन्हें मोटिवेटेड करता है और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहता है। रात में खाने के टेबल पर एथेलरेड और एथेलफ्लाइड मौजूद है। एथेलफ्लाइड काफ़ी दुखी और कमज़ोर सी दिख रही है। एथेलरेड के व्यवहार की वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। एथेलरेड उसे कहता है कि तुम अच्छे से खाना खा लो और कल हम सुबह युद्ध के लिए निकलेंगे। उसे ये बात बहुत अटपटी लगती है कि वो एथेलफ्लाइड को युद्ध भूमि में क्यों लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो जाने के नाम से खुश है। फिर थोड़ी देर में दोनों के बीच बात बिगड़ जाती है। एथेलरेड एथेलफ्लाइड के कैरेक्टर को लेकर भला बुरा कहता है और फिर उस पर हाथ उठाता है। अगले दिन सुबह एथेलरेड और एथेलफ्लाइड कोकुम की तरफ निकलते हैं, यानी ऊथरेड के घर की तरफ। उनके साथ फादर बेओका और थीरा भी मौजूद है। नदी के किनारे पहुंचने पर एथेलरेड फादर बेओका के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे शक है, आप कोई ऐसा उपाय करें,
हमारे धर्म के अनुसार, जिससे उसके कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चल सके। फादर बेओका पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन एथेलरेड उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो किसी दूसरे फादर के पास जाएगा। फादर बेओका प्रक्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग कोकुम में ऊथरेड के घर पर मौजूद हैं। गिजेला सबका स्वागत करती है। वो एथेलरेड से एथेलफ्लाइट का हाल पूछती है और साथ ही ये भी पूछती है कि एथेलफ्लाइट को युद्ध भूमि में लाने का क्या प्रयोजन है। इससे पहले कि एथेलरेड कुछ भी जवाब देता, एल्डहम बीच में पड़ता है और कहता है कि एथेलफ्लाइट अपनी मर्जी से जिद करके आई है। दोनों की नई शादी हुई है, इसलिए दोनों अलग नहीं रहना चाहते। ऊथरेड किंग अल्फ्रेड द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि उसे युद्ध में भाग लेना है और साथ ही में युद्ध की क्या नीति होगी वो भी बताया गया है। लुंडन के किले पर 2 अलग दिशाओं से आक्रमण किया जाएगा। 2 टुकड़ियां होंगी, एक टुकड़ी का लीडर ऊथरेड होगा और दूसरी टुकड़ी का लीडर एथेलरेड होगा। राजा का एक पत्र स्टियापा को भी मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि स्टियापा को ऊथरेड के साइड रहना है। रात के समय फादर बेओका, थीरा, एथेलफ्लाइट और हिल्ड ये सारे एक चर्च में मौजूद हैं। पवित्र ग्रंथ के अनुसार बेओका प्रक्रिया आरंभ करते हैं। वो एक कड़वा जल बनाते हैं जिसे एथेलफ्लाइट को पीना होगा, उससे उसकी पवित्रता साबित होगी। बेओका का ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पानी रेडी करते हैं और एथेलफ्लाइट को उसे पीने के लिए कहते हैं। एथेलफ्लाइट जैसे ही हाथ बढ़ाती है उस पानी को पीने के लिए, फादर बेओका झटके से उस पानी को नीचे गिरा देते हैं। उनका कहना है कि मैं इस पाप में भागीदार नहीं बन सकता। मुझे पता है एथेलफ्लाइट पवित्र है। थीरा को कुछ महसूस होता है और वो एथेलफ्लाइट से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हारा पति तुम पर हाथ उठाता है। इस बात का कुछ भी जवाब एथेलफ्लाइट नहीं दे पाती है। सभी लोग समझ जाते हैं। हिल्ड बेओका से कहती है कि आपको राजा से बात करनी चाहिए, लेकिन एथेलफ्लाइट बेओका को रोक देती है। उसका कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा किया, वेसेक्स और मर्सिया के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। 1 किंगडम इंग्लैंड का सपना पूरा करने के लिए फिलहाल मुझे इस चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह वेसेक्स और मर्सिया की सेना लुंडन के किले की तरफ बढ़ चलती है। ऊथरेड और एथेलरेड अपनी अपनी सेना के साथ लुंडन के किले पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है वहाँ सिगफ्रिड और एरिक का एक भी सिपाही दिखाई नहीं देता है। ये लोग दरवाजे से किले के अंदर चले जाते हैं और किले के अंदर भी कोई नहीं है। पूरा का पूरा किला खाली पड़ा है। ऊथरेड और उसके सभी साथी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ क्या चल रहा है। एथेलरेड और एल्डहम को लगता है कि डेंस उनसे डर कर भाग गए। वो लोग जीत की खुशी मनाने लगते हैं। तभी ऊथरेड की नज़र पड़ती है ऊपर एक मीनार पर, जहां एक आदमी आकर आग लगाता है और भाग जाता है। ऊथरेड सभी से कहता है ये किसी प्रकार का सिग्नल है और जितनी बड़ी आग लगाई गई है ये सिग्नल 100 मील के फासले के लिए है। एथेलरेड और ऊथरेड दोनों ही समझ जाते हैं कि एरिक और सिगफ्रिड ने उनके कैंप पर अटैक कर दिया है, जहां सारी औरतें हैं और एथेलफ्लाइट भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैंप की तरफ, जहां अभी ज़्यादातर लोग सोकर उठे नहीं हैं। बस थीरा है जो कैंप में जगी हुई है। उसकी नज़र पड़ती है कि बहुत सारे डेंस सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है कि मौत उनके पास आ रही है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डेंस बहुत करीब आ जाते हैं और कैंप पर अटैक कर देते हैं। डेंस ज़्यादातर औरतों और सिपाहियों को मार डालते हैं। थीरा भागती हुई एथेलफ्लाइट को ढूंढती है। गिजेला भी उनके साथ है। गिजेला और थीरा ये दोनों एथेलफ्लाइट को बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग एथेलफ्लाइट का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भागते हैं ताकि उसे वहाँ से भगा सके। वो लोग एथेलफ्लाइट को कहते हैं कि तुम जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। जंगल में भागते हुए ये तीनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो डेंस सैनिक उनके पीछे आ रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कहीं कोई गलती हो गई या कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।